जय हिंद स्टूडेंट्स, मैं हूं मुक्तक सिंह राठौड़। एसएसबी मंत्रा विच इज द की टू योर सक्सेस इन एसएसबी के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक कुछ ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने आप को रिलेट कर पाएंगे। और वो टॉपिक क्या है? टॉपिक है हाउ टू हैंडल इंग्लिश ड्यूरिंग द एसएसबी। दोस्तों, इंग्लिश हमारी मदर टंग नहीं है। जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं उनकी मदर टंग हिंदी है, जो बंगाल में रहते हैं उनकी मदर टंग बंगाली है, जो गुजरात में रहते हैं उनकी गुजराती है, और जो साउथ इंडियन स्टेट्स में रहते हैं उनकी साउथ इंडियन है, जो महाराष्ट्र में रहते हैं उनकी मराठी। अब बहुत कम स्टूडेंट्स ऐसे होते जो बड़े शहरों में पले बड़े होते हैं और शुरू से ही इंग्लिश मीडियम में उन्होंने एजुकेशन हासिल की होती है, जिसकी वजह से वो जब जाते हैं एसएसबी के अंदर तो वो इंग्लिश को बड़ी अच्छे से हैंडल कर पाते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत ही होनहार होते हैं, और उनके अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ भी कूट कूट के भरी हुई होती है। लेकिन क्योंकि इंग्लिश का एक्सपोजर उनको नहीं मिला हुआ होता है, इसीलिए कहीं ना कहीं इंग्लिश में वो अपना हाथ बड़ा तंग पाते हैं और उससे बड़ा परेशान रहते हैं। और कहीं ना कहीं इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाने की वजह से उनका कॉन्फिडेंस भी कमज़ोर पड़ने लगता है। और इसका रिजल्ट, इसका जो परिणाम होता है वो एसएसबी के अंदर भी दिखाई देने लगता है। और वहां पर इंग्लिश ठीक से नहीं बोल पाने की वजह से कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो अपने मन में इन्फीरियोरिटी घर कर जाती, जिनके मन में इन्फीरियोरिटी घर कर जाती है और उनका एसएसबी का परफॉर्मेंस बिगड़ जाता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे और इस वीडियो के अंदर मेरी दी हुई इंस्ट्रक्शंस को वर्ड टू वर्ड फॉलो करोगे तो आज आपकी जो भी पोजीशन है इंग्लिश को लेके, उसके मुकाबले आने वाले 10 दिनों में या फिर जब तक आप इन प्रैक्टिसेस को करते जाओगे, आपकी पोजीशन बहुत ही कंसोलिडेट हो जाएगी और आप एसएसबी के अंदर इंग्लिश को बहुत खूबसूरती के साथ में हैंडल कर पाओगे। तो अपन इस वीडियो को शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। लेकिन इंग्लिश को कैसे हैंडल करना है उसको जानने से पहले हम ये जानेंगे कि इंग्लिश का इंपॉर्टेंस आर्म्ड फोर्सेस के अंदर क्यों होता है। आखिर बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर, अगर हम एसएसबी में पूरी बातें हिंदी में ही करें तो कुछ गलत होगा, भले ही हमने बहुत अच्छी बात, क्या ये मैटर करता है कि हम बहुत सही बातें कर रहे हैं, या ये मैटर करता है कि हम इंग्लिश में बातें कर रहे हैं? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कहना चाहते हैं मुझसे उस वक्त, या मेरे जैसे दूसरे टीचर से ये कहना चाहते हैं कि सर हमको इंग्लिश नहीं आती, अब हमारा एसएसबी में रिकमेंडेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है? सिंपल सा सवाल उनका ये होता है, पर वो थोड़ा घुमा फिरा के मुझसे पूछते हैं कि अगर मैं एसएसबी में हिंदी में बात कर लूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो, इसका सीधा सा जवाब तो ये है कि प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आप एसएसबी के अंदर हिंदी में बात करते हो तो ये कोई प्रॉब्लम हो जाएगी या कोई एक वजह बन जाएगी आपके रिजेक्शन की। लेकिन एसएसबी में आपको एटलीस्ट वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश शो करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स बड़ी शिकायती लहजे में कहते हैं कि ऐसा क्यों है सर, हम भारत देश में रहते हैं, हमारी मदर टंग इंग्लिश नहीं है। जैसे कि मैंने बोला कि अलग अलग इलाकों में भारत में अलग अलग मदर लैंग्वेजेस हैं, तो उन लैंग्वेजेस में एसएसबी क्यों नहीं करवाया जाता जो हमारी लैंग्वेजेस है? क्यों एसएसबी इंग्लिश में करवाया जाता? क्यों एक फॉरेन लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दिया जाता है एसएसबी जैसे प्रोसेस में? तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि एसएसबी का क्या इंपॉर्टेंस है आर्म्ड फोर्सेस पे, और जिसकी वजह से एसएसबी में ये देखा जाता है कि अ कैंडिडेट इज पोजेसिंग वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश और नॉट। तो देखिए आर्म्ड फोर्सेस में क्या इंपॉर्टेंस होता है इंग्लिश का। सबसे पहली चीज, मोस्ट ऑफ द ऑफिशियल वर्क ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इज डन इन इंग्लिश। आर्म्ड फोर्सेस का जो ज्यादातर ऑफिशियल काम होता है, डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं, वो सभी अंग्रेजी जुबान में होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर होते हैं। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है, और वो वजह है कि आज जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस है वो कभी ब्रिटिश इंडियन आर्म्ड फोर्सेस हुआ करती थी, चाहे वो रॉयल इंडियन एयरफोर्स हो या रॉयल इंडियन नेवी हो या फिर ब्रिटिश इंडियन आर्मी हो। इन सब की शुरुआत अंग्रेजों से हुई थी। और जो सिस्टम्स आर्मी के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस के अंदर आज फॉलो किए जाते हैं, उनमें से बहुत सारे कलोनियल सिस्टम्स हैं, कलोनियल ट्रेडिशंस हैं। और वो कलोनियल सिस्टम और ट्रेडिशंस जो थे के अंदर काम अंग्रेजी में होता था।
इसीलिए जिन ऑफिसर्स ने उस लीगेसी को आगे बढ़ाया, जो सिस्टम एक के बाद एक जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे बढ़ता गया, वो सिस्टम इंग्लिश लैंग्वेज को ही फॉलो करता गया। तो एक तो ये बहुत बड़ी वजह है कि जो आर्म्ड फोर्सेस है आज हमारी, ये कॉलोनियल लीगेसी है, और इस कॉलोनियल लीगेसी की वजह से इसमें ज़्यादातर काम अंग्रेजी भाषा में होता है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को ऑब्जेक्शन हो सकता है कि कॉलोनियल लीगेसी को हम उखाड़ के क्यों नहीं फेंक देते, क्यों न अपनी आर्म्ड फोर्सेस को हम पूरी तरह से रीजनल या लोकल लैंग्वेजेस में बना दें, उसका काम उन लैंग्वेजेस में करना शुरू कर दें। तो आगे के पॉइंट्स से हमको समझ में आएगा कि क्यों इंग्लिश का इंपॉर्टेंस है और क्यों इस कॉलोनियल लैंग्वेज को हम आर्म्ड फोर्सेस से निकाल कर बाहर नहीं कर सकते, और इसीलिए इंग्लिश का इंपॉर्टेंस आपके लिए भी है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपके सामने आ जाता है, इंग्लिश बाइंड्स द ऑफिसर ऑफ डाइवर्स कल्चर टुगेदर। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि आर्म्ड भारत एक बहुत बड़ा देश है, और भारत के अंदर कोई बंगाली बोलता है, कोई पंजाबी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, मलयालम बोलता है, कन्नड़, गुजराती, मराठी। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अपनी एक अलग ही बोली होती है, और नॉर्थ सेंट्रल इंडिया और नॉर्दर्न इंडिया में भी हिंदी बोली जाती है, लेकिन डायलेक्ट्स बहुत अलग अलग होते हैं, बोलियां बहुत अलग अलग होती हैं। ऐसे में क्या होता है कि आर्म्ड फोर्सेस, जिसमें पूरे देश से सिलेक्ट होकर सोल्जर्स और मैन आते हैं, तो वो कौन सी लैंग्वेज होगी जिसमें कोई बात करेगा? हो सकता है कोई बंगाली ऑफिसर हो जो बोले कि मैं तो प्रेफर करूंगा बंगाली में बोलना, कोई पंजाबी ऑफिसर हो वो कहे कि मैं तो पंजाबी में बोलना प्रेफर करूंगा, या कोई साउथ इंडियन ऑफिसर आए और वो ये कहे कि मुझे तो अपनी कन्नड़ तमिल ही आती है, मैं तुम्हारी लैंग्वेज क्यों सीखूं, तुम क्यों नहीं मेरी लैंग्वेज में बात करते हो। ऐसे में क्या होता है कि इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज बन जाती है जो सभी को एक सूत्र में पिरोकर रख देती है। आप उत्तर भारत के ऑफिसर हो, और आप उत्तर भारत के हो, और आपको ऑफिसर बनने के बाद में कमीशन किया जाता है मद्रास रेजिमेंट के अंदर। तो वहाँ के जो मैन और ऑफिसर्स हैं, इनिशियल इंटरेक्शन आपका, इनिशियल कम्युनिकेशन आपका उनसे इंग्लिश में ही होगा। एंड वाइस वर्सा कि अगर कोई साउथ इंडियन पर्सन है जो कमीशन होते हैं पंजाब रेजिमेंट में या जाट रेजिमेंट में, तो उनको भी इनिशियली वहाँ के ऑफिसर्स से इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन सेटअप करना होगा। इंग्लिश एक ऐसी भाषा बन जाती है जो पूरे भारत के ऑफिसर्स को बाइंड करती है, और वो अपना काम स्मूथली कर सकते हैं। फोर्सेस में मैटर ये नहीं करता है कि आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हो या नहीं बोलते हो, मैटर ये ज़्यादा करता है कि आपका काम दुरुस्त होना चाहिए। और इसमें इंग्लिश बड़ी मदद कर रही है, क्योंकि अलग अलग रीजन से ऑफिसर आ रहे हैं और एक दूसरे की भाषा कल्चर में उनको बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा सीखने में, बोलने में, समझने में। ऐसे में इंग्लिश जो उन्होंने सीखी हुई होती है, जो चेक कर लिया जाता है एसएसबी के अंदर कि ये वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश किसी ऑफिसर के, किसी कैंडिडेट के अंदर है या नहीं है, तभी उसको शामिल किया जाता है एकेडमी में। एकेडमी में फर्दर इंग्लिश के ऊपर और वर्क होता है, और बाय द टाइम आप कमीशन होते हो अपनी यूनिट में, तब तक आप एक अच्छे अंग्रेजी बोलने वाले बन चुके होते हो। फिर आपको किसी भी एरिया में भेज दिया जाए भारत के अंदर, किन्हीं भी ट्रूप्स के साथ आपको रख दिया जाए, आप उसको निभा लोगे बहुत अच्छे तरीके से। इसीलिए इंग्लिश सबको बाइंड करके रखती है, और ये भी एक बड़ी वजह है कि इंग्लिश का वर्किंग नॉलेज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी एस्पायरेंट के लिए। तीसरा पॉइंट, मिलिट्री एक्सरसाइजेस विद अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ में सैनिक अभ्यास। क्योंकि पूरे दुनिया में हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हमारे एलाइज तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सॉर्ट ऑफ एलाइज हैं हमारे बहुत सारे। कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनसे हमारे फ्रेंडली रिलेशंस हैं, और उन कंट्रीज़ के साथ मिलकर हम कुछ न कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज करते रहते हैं, ताकि इन फ्रेंडली कंट्रीज़ को मिलकर अगर कोई अभियान को अंजाम देना पड़े तो एक दूसरे के सिस्टम्स को और काम करने के तरीकों को वो समझ सकें। ऐसा ना हो कि हम अपने फ्रेंडली नेशन के साथ मिलकर कोई अभियान पे गए और हमें एक दूसरे के तौर तरीके ही नहीं पता थे कि हम किस तरह से काम करते हैं, और वहाँ पर वो अभियान जो है फेल हो गया। इसीलिए मिलिट्री एक्सरसाइजेस की जाती है। लेकिन अब आप खुद ही सोचो कि अगर आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सोल्जर्स के साथ हो रही है, या आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज जापानीज सोल्जर्स के साथ हो रही है, या आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज इजराइल के साथ में हो रही है, तो इन सबकी अपनी अलग अलग जुबानें हैं। कैसे आप कम्युनिकेट करोगे? और ऐसे में ये अंतरराष्ट्रीय भाषा काम आती है जिसे हम इंग्लिश बोलते हैं, जो लगभग पूरी दुनिया में बोली
और समझी जाती है। और यहाँ पर एक ऑफिसर जो दूसरे ट्रूप्स के ऑफिसर्स के साथ कम्युनिकेट करेगा, कोऑर्डिनेट करेगा, ये कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन तभी हो पाएगा जब दोनों ही ऑफिसर्स अच्छे से इंग्लिश लैंग्वेज को जानते होंगे, बोलना जानते होंगे और समझते होंगे। इसीलिए इंग्लिश का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये एक बहुत मजबूत पॉइंट है क्योंकि हमको दूसरी कंट्रीज के साथ, फ्रेंडली नेशंस के साथ में मिलिट्री एक्सरसाइज करनी होती है। और इसी से मिलता जुलता एक और पॉइंट है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन, क्योंकि भारत एक बहुत एक्टिव मेंबर है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पीस कीपिंग मिशंस के अंदर भारत की सैनिक टुकड़ियां अक्सर जाती रहती है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर एनार्की है और उस एनार्की को कंट्रोल करने के लिए, वहां पे सिचुएशंस को कंट्रोल करने के लिए ट्रूप्स भेजे जाते हैं। कई जगह हमारे ट्रूप्स रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम के अंदर भी भेजे जाते हैं। और ऐसे में अगेन वही सिचुएशन अराइज हो जाती है कि हमको किसी फॉरेन नेशन के अंदर जाके काम करना पड़ता है, हमको दूसरे फॉरेन ट्रूप्स के साथ में काम करना पड़ता है। और यहाँ पर फिर वही बात आ जाती है कि अगर इंग्लिश हमें ठीक से नहीं आती है तो हम एज एन ऑफिसर किसी दूसरे ऑफिसर के साथ में, किसी दूसरे कंट्री के ऑफिसर के साथ में ठीक से कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली अपने मिशन को सही तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे, जो कि हमारा ऑब्जेक्टिव बिल्कुल भी नहीं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अपने मिशन को, खास तौर पे अगर हमको विदेश में भेजा जा रहा है किसी मिशन को लेके, तो जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ जाती है कि अपने देश का नाम नीचा नहीं होना चाहिए। और ऐसे में कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है उन ट्रूप्स के साथ जो फॉरेन कंट्रीज़ के हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हो। और अगेन इंग्लिश प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। And last but not the least, a class 1 gazetted officer is expected to read, write and speak this international language. देखो, आप जब फौजी बनते हो तो आप कोई छोटे मोटे इंसान नहीं रह जाते हो, आप बन जाते हो क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर। और ये बहुत बड़ी रैंक्स होती है। आपको एक चीज़ मैं बता दूं कि आपने जो करियर अपने लिए चुना है ना, मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं कि आपने करियर अपने लिए चुना है, क्योंकि एक एग्जाम्पल से मैं समझाता हूं कि कितनी हाई होती है मिलिट्री की रैंक्स जब वॉर होता है। सपोज इफ अ कंट्री गोज टू वॉर, अपने इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं कि इंडिया गोज टू वॉर, सपोज गॉड फॉरबिड्स, बट इट गोज टू वॉर। तो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं हमारे जो बिल्कुल बॉर्डर पे होते हैं। सपोज हमारे पड़ोसी देश के साथ में हमारी हो गई लड़ाई, तो जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, उन बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो कलेक्टर, अब देखो डिस्ट्रिक्ट का राजा कौन होता है, डिस्ट्रिक्ट का हेड कौन होता है, कलेक्टर साहब होते हैं। लेकिन जब वॉर की सिचुएशन होती है तो कलेक्टर साहब जो होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज नहीं रह जाते, तो कलेक्टर साहब अपने डिस्ट्रिक्ट का चार्ज दे देते हैं आर्मी को या नेवी या एयरफोर्स, जो भी वहां पे ऑपरेट कर रही होती उनको। और वो डिस्ट्रिक्ट का चार्ज मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के किसी ऑफिसर को दिया जाता है। मतलब कि अ कलेक्टर इज इक्विवेलेंट टू मेजर इन द आर्मी। एक मेजर के बराबर हैसियत होती है कलेक्टर की, या जो कलेक्टर की हैसियत होती है उतनी रैंक मेजर कैरी करते अपने साथ। तो दोस्तों, ये जो फौज की रैंक्स होती है बहुत हाई होती है। आप क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर होते हो, और अगर आप क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर हो तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि इस इंटरनेशनल लैंग्वेज को आप लिखना, पढ़ना और बोलना जानते हो। ये एक्सपेक्टेशन अगर किया जा रहा है आपसे और एसएसबी में चेक किया जा रहा है कि आपके अंदर वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश है या नहीं है, तो ये कुछ भी अनजस्ट नहीं है। इंग्लिश की डिमांड जो आपसे की जा रही है वो अनजस्ट नहीं है। और इन पॉइंट्स को जानने के बाद में आप समझ गए होंगे इसको कि एसएसबी के अंदर वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश क्यों रिक्वायर्ड है और क्यों इंग्लिश को निकाल बाहर नहीं किया जा सकता एसएसबी के साथ। तो प्लीज़ मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इस बात की कंप्लेन करना छोड़ो कि एसएसबी इंग्लिश में क्यों होता है, या एसएसबी में इंग्लिश को इंपॉर्टेंस क्यों दिया जाता है। क्यों दिया जाता है एसएसबी में इंग्लिश को इंपॉर्टेंस, वो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि आर्म्ड फोर्सेस में कदम कदम पे आपको इस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए वाकई में, और ये बिल्कुल सही है कि वही कैंडिडेट्स जिनको वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश है उन्हें आर्म्ड फोर्सेस में ज्वाइन होना चाहिए या उन्हें एकेडमीज के अंदर एडमिशन मिलना चाहिए। लेकिन अब हमारा सवाल वापस आके खड़ा हो जाता है हमारे सामने, और वो सवाल ये है कि अब सर हमारी तो इंग्लिश अच्छी नहीं है, हमने तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा नहीं,
या हमने शुरू से इंग्लिश मीडियम स्कूल में नहीं पढ़ा, या हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई तो करी है लेकिन उस स्कूल के अंदर हम इंग्लिश बोलते नहीं थे, वहाँ पर इस तरह के टीचर्स नहीं थे, या वो वहाँ पर इस तरह का एक्सपोजर नहीं था। तो अब सिचुएशन ये है सर कि हमको तो नहीं आती इंग्लिश, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें और हम अपने अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ भी पजेस करते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप सही में अपने अंदर ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़ पजेस करते हो तो आगे जो मैं चीज़ें आपको बताऊंगा उसके थ्रू आप अपनी इंग्लिश को इतना इम्प्रूव कर सकते हो कि आप एसएसबी में इंग्लिश को बहुत चुटकियों में हैंडल कर लोगे। अब एसएसबी में इंग्लिश को कैसे हैंडल करना, उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कैसे करना एसएसबी में जाने से पहले, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। कि मैं आपको ये बताऊं कि आप बिना इंग्लिश जाने एसएसबी के अंदर चले गए, अब हैंडल कैसे करना सिचुएशन, इससे बेहतर ये है कि मैं आपको ये बता दूं कि आपके पास जितना भी वक्त है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना, आप उतने वक्त में अपनी इंग्लिश को मजबूत कैसे कर सकते हो, भले ही आप जीरो से शुरू कर रहे हो। तो आओ एक एक करके उन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से पढ़ो, देखो, और जो मैं इंस्ट्रक्शंस दूंगा उसे फॉलो करो, आपकी इंग्लिश दुरुस्त होगी। तो स्टेप्स टू इम्प्रूव इंग्लिश। अब यहां पे स्टेप्स टू इम्प्रूव इंग्लिश में सबसे पहला आता है रीडिंग बुक्स। आपको कई और टीचर्स ने भी ये बात कही होगी कि किताबें पढ़ो, किताब पढ़ोगे इंग्लिश की, ऑब्वियसली इंग्लिश की बुक्स रीड करने की यहां पे बात की जा रही है। देखो, रीडिंग बुक्स इज द की टू इम्प्रूव इंग्लिश। अगर आपको सही में इंग्लिश इंप्रूव करना है तो बिना रीडिंग के नहीं हो सकता। आप इंग्लिश की किताबें पढ़िए, लेकिन कैसे? कई स्टूडेंट्स मुझे ये कहते हैं कि सर हम किताबें भी पढ़ते हैं लेकिन फिर भी इंग्लिश इंप्रूव नहीं होती। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भाई तुम क्या किताबें पढ़ते हो, कौन से न्यूज़पेपर्स पढ़ते हो? तो वो मुझे बड़े बड़े नाम बताने लगते हैं कि सर हमने वो वाली नॉवेल पढ़ी थी, हमने ये बहुत बड़ा एक न्यूज़पेपर है उसको पढ़ा था। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि यार तुम खा तो बहुत अच्छा रहे हो लेकिन तुम्हारी बॉडी उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर सकती अभी, तो वो तुम्हारे काम ही नहीं आएगा बॉडी को। यानी कि तुम्हारी इंग्लिश अभी बेसिक लेवल पर है और तुमने कोई किताब उठा ली जो बहुत हाई लेवल पर लिखी हुई है, जिसमें वोकैबुलरी ऐसी यूज़ करी हुई है कि हर सेंटेंस को समझने के लिए आपको डिक्शनरी लेके बैठना पड़ेगा। तो जब आप कोई ऐसी किताब उठा लेते हो जो बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में लिखी हुई होती है तो फिर आपको प्रॉब्लम आती है, आपका कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है और आप उस प्रैक्टिस को बंद कर देते हो। अब आपको करना क्या है यहाँ पे, जब मैं बात करता हूँ आपको कि रीडिंग बुक्स, तो ऐसी किताब लेके आइए जिसमें बहुत सिंपल और बेसिक इंग्लिश लिखी हुई हो। देखो, एसएसबी के अंदर वो ये नहीं मांग रहे हैं आपसे कि आप कोई बहुत ही ग्रेट ओरेटर हो। तो आपसे ये नहीं मांग रहे कि आप कोई क्रिकेट कमेंटेटर की तरह इंग्लिश बोलो वहाँ पे, या ऐसे वोकैबुलरी के वर्ड्स का यूज़ करो जो शायद इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ही समझ में ना आए। वो आपसे ये नहीं मांग रहे हैं। वो आपसे क्या मांग रहे हैं उसको फोकस करो। वो आपसे मांग रहे हैं, आई रिपीट, वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश। वो आपसे ये नहीं मांग रहे कि आप कोई बहुत ही अच्छे ओरेटर हो इंग्लिश के अंदर और बहुत ही आर्टिकुलेटेड इंग्लिश है आपकी। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है आपके पास में, अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है कि आप आर्टिकुलेटेड उसको बोल सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी है तो भी परेशानी और चिंता की कोई बात नहीं, आपसे वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश मांगा जा रहा है। बाकी तो वो एकेडमीज के अंदर आपको इम्प्रूव कर देंगे। लेकिन अब आपको यहाँ पे किताबें कैसी पढ़नी? सिंपल किताबें पढ़नी जिसमें कोई हाई फाई वोकैबुलरीज ना हो। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप स्टोरी बुक्स पढ़ें। एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि पंचतंत्र की कहानियां होती है जिसकी किताबें मार्केट्स में मिलती है। क्यों ना हम पंचतंत्र की कहानियों की कोई इंग्लिश किताब लेके आ जाएं, या ऐसी ही कोई अच्छी छोटी छोटी कहानियों की इंग्लिश की बुक लेके आ जाएं। सपोज हमने पंचतंत्र की एक किताब लेके आए जिसकी कहानियां इंग्लिश में लिखी हुई है और उन्हें रीड करना शुरू किया। उन सारी कहानियों को रीड करने के प्रोसेस में क्या होगा, आप बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को सीखोगे। कहाँ पे फॉर लगाना है, कहाँ पे टू लगाना है, कहाँ पे आर्टिकल यूज़ होगा, कुछ नए वर्ड्स भी आप सीखोगे। तो ये सबसे पहली चीज़ रीडिंग आपकी क्या करेगी, रीडिंग आपको सेंटेंस फ्रेम करना सिखाएगी। जब तक आप सेंटेंस फ्रेम नहीं करोगे या नहीं कर पाओगे तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो पहले आपको सेंटेंस फ्रेम करना सीखना होगा और इस सेंटेंस फ्रेम करने
करना सीखने का सबसे अच्छा तरीका होता है इंग्लिश की किताबें पढ़ना। और कैसी किताब पढ़ना? जो सिंपल लैंग्वेज में हो, कोई स्टोरी बुक्स हो, उन स्टोरीज, वैसी स्टोरीज जिसको पढ़ने में आपको इंटरेस्ट आए। अगर आपको पंचतंत्र में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कोई दूसरे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कोई किताब लेके आओ। इंटरेस्ट के हिसाब से किताब लेके आओगे तो आप उसको पूरा पढ़ोगे। और इसीलिए पहला पॉइंट अच्छे से याद रखना, रीडिंग बुक्स। और कैसी बुक? सिंपल इंग्लिश वाली बुक, सिंपल स्टोरीज बुक। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से किताब लेके आओ। मेरा रेकमेंडेशन है पंचतंत्र जैसी किताबें लेके आओ। और ये आपको क्या सिखाएगी? ये आपको सिखाएगी सेंटेंसेस को फ्रेम करना। तो इसको आप शुरू करो। जैसे इस वीडियो को आप एंड करो, अगर आप इंग्लिश में वीक हो और आप अपनी इंग्लिश दुरुस्त करना चाहते हो, आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो मेरी ये हिदायत है आपको कि इस वीडियो के एंड होते ही इसके ऊपर वर्क करना शुरू कर देना। क्योंकि जितना ज़्यादा टाइम आपको मिलेगा उतना इम्प्रूव आप कर पाओगे। पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं दूसरे पॉइंट के ऊपर आता हूँ, ट्रांसलेटिंग हिंदी पैराग्राफ्स इनटू इंग्लिश एंड फाइंडिंग एरर्स, रेक्टिफाइंग देम। अब ये एक ऐसी प्रैक्टिस है कि अगेन मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि अगर आपने ये प्रैक्टिस करी, आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं होगी इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। करना क्या है इसके अंदर? अब आपको लेनी है कोई हिंदी की किताब। अगेन बड़ी सिंपल सी कोई हिंदी की किताब ले लो, अपनी ही स्कूल बुक उठा लो हिंदी की, जो आपने 10th या 9th में पढ़ी हुई होगी, और उसमें कोई हिंदी में लिखा हुआ पैराग्राफ है, या इंग्लिश की किताब भी आप उठा सकते हो। तो इंग्लिश की, सपोज इंग्लिश की आपने बुक उठा ली, पंचतंत्र जो आप लेके आए थे वही आपने उठा ली, उसके एक पैराग्राफ को आपने पढ़ा। उसके एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप उसका हिंदी ट्रांसलेशन करो, उस पैराग्राफ का वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन उसको रीड करके उसका हिंदी ट्रांसलेशन करो। और हिंदी ट्रांसलेशन करने के बाद उस किताब को बंद करके साइड में रख दो। और फिर वो जो हिंदी ट्रांसलेशन आपने किया है, उस हिंदी ट्रांसलेशन को इंग्लिश में रीट्रांसलेट करो। जब आप उसको इंग्लिश में रीट्रांसलेट करोगे, तब किताब को वापस खोलो और चेक करो कि जो रीट्रांसलेशन आपने किया है और जो ओरिजिनल इंग्लिश का पैराग्राफ लिखा हुआ था, इसमें कितना डिफरेंस है, कहां कहां पे आपने मिस्टेक्स करी है। मैं आपको गारंटी कर रहा हूं, और जब मैं, देखो मैं आसानी से बोलता नहीं हूं कि मैं गारंटी कर रहा हूं, लेकिन मैं यहां पे बहुत श्योर हूं, बहुत कॉन्फिडेंट हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ऊपर ये वर्क किया हुआ है और इसके सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिले हैं। आप जब ऐसा करने लग जाओगे ना, तो एक पैराग्राफ में आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे मैंने ना ये आर्टिकल गलत यूज़ कर दिया था, यहाँ पे मैंने ये प्री पोजिशन गलत यूज़ कर दिया था, यहाँ पे मैंने ये वाला एरर कर दिया था। नेक्स्ट टाइम जब आप सेकेंड पैराग्राफ को कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो आप वो एरर्स नहीं करोगे। अब आपको पता होगा कि मुझे कहाँ आर्टिकल लगाना है और कहाँ प्री पोजिशंस लगाना है। और धीरे धीरे ग्रेजुअली पैराग्राफ बाय पैराग्राफ आपका ग्रामर सुधरने लग जाएगा। यकीन मानो, ये बहुत आजमाया हुआ नुस्खा है मेरा, और एक ऐसा नुस्खा है जिसमें आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं होगी। वो किताब, वो सिंपल सी इंग्लिश वाली किताब आपकी गुरु बन जाएगी, वो आपकी टीचर बन जाएगी। आप खुद अपने टीचर बन जाओगे, आप खुद अपने इवैल्यूएटर बन जाओगे। करना क्या है, रिपीट कर रहा हूं, इंग्लिश की किताब उठानी है जो आप पढ़ रहे थे अपने सेंटेंस फ्रेमिंग को इंप्रूव करने के लिए, उसी का एक पैराग्राफ उठाना है और उसके पैराग्राफ को बिल्कुल रीड करके, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन रीड करके उसको ट्रांसलेट करना है, इंटरप्रेट करना है और हिंदी में लिखना है इस बार आपको कॉपी पे। अब जैसे ही आपने उसको हिंदी पे लिख लिया, इंग्लिश की किताब बंद करो और हिंदी में लिखे हुए को रीट्रांसलेट करो, और फिर रीट्रांसलेशन जो इंग्लिश में आपने किया है उसको मैच करो ओरिजिनल पैराग्राफ से जो बुक में लिखा है। गलतियां निकालो और उन गलतियों को रेक्टिफाई करो, दोबारा वो गलतियां मत करना। और अगर आप लगातार इसको प्रैक्टिस करते जाओगे तो आप 10 दिन के अंदर इसका रिजल्ट देख लोगे। 10 दिन भी मैंने ज़्यादा बोल दिए, विद इन 5 डेज आपको इसका रिजल्ट दिखाई देने लग जाएगा। और अगर आपने इसको 1-2 महीने तक प्रैक्टिस कर लिया तो आपका सेंटेंस फ्रेमिंग कमाल का हो जाएगा, जो आपको ग्रामर में भी हेल्प करेगा इंग्लिश के। जब आपका रिटन का एग्जाम होता है तो उसके ग्रामर में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी, और स्पोकन इंग्लिश या जो इंग्लिश बोलनी होती है हमको, उसमें सेंटेंस फ्रेमिंग भी आपकी सही होने लग जाएगी। तो ये दूसरी चीज़ थी, ट्रांसलेटिंग हिंदी पैराग्राफ्स इनटू इंग्लिश, फाइंडिंग एरर्स एंड रेक्टिफाइंग देम। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अकेला ये स्टेप आपकी इंग्लिश को बहुत दुरुस्त कर सकता है। फिर आते हैं हम तीसरे पॉइंट के ऊपर, गिव योरसेल्फ अ टॉपिक, रिकॉर्ड योर स्पीच, लिसन टू इट,
फाइंड एरर्स एंड रेक्टिफाई देम। अब ये दो जो शुरुआती पॉइंट्स थे, इन दो शुरुआती पॉइंट्स में हमने सेंटेंस फ्रेम करना बहुत अच्छे से सीख लिया कि भाई बिना एरर के अब हम सेंटेंस फ्रेम कर पा रहे हैं। लेकिन एसएसबी में हमें बोलना होगा। आपसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर कोई सवाल पूछेगा, आप उसको चिट्ठी पे लिख के नहीं दे सकते कि सर आज मेरा मौन व्रत है, ये लो पढ़ो। ये पॉसिबल नहीं है, रिजेक्ट हो जाओगे आप। आपको तो वहां पे बोलना है। तो अब हमने सेंटेंस फ्रेम करना तो सीख लिया अपने दिमाग के अंदर, लेकिन अब हमको उसको मुंह से बोलना भी है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूँ, साइंटिफिकली जो इंग्लिश होती है या कोई फ्रेंच लैंग्वेज है या जर्मन लैंग्वेज है, ये हम नहीं बोल पाते। इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इंग्लिश लिख लेते होंगे बहुत अच्छे से कि सर हम इंग्लिश लिख तो लेते हैं, हमसे कोई ज़्यादा गलतियां भी नहीं होती इंग्लिश को लिखते वक्त, लेकिन जब बोलने की बारी आती तो सर बड़े फंबल कर जाते हैं, हम बोल नहीं पाते। उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह ये नहीं कि आप में कोई कमी है, उसकी वजह ये है कि जो हमारा जॉ होता है, इस जॉ के अंदर बहुत सारे मसल्स होते हैं। जो हमारी मदर टंग होती है, जो हमने बचपन से बोली हुई होती है, हमारे जॉ मसल उस मदर टंग को बोलने के लिए पूरी तरह से अडाप्ट हो जाते हैं। और जब कोई हम नई लैंग्वेज बोलना शुरू करते हैं जो हमारी मदर टंग नहीं है, तो वो लैंग्वेज हम नहीं बोल पाते क्योंकि हमारे जॉ मसल्स उस लैंग्वेज के वर्ड्स को बोलने के लिए अडाप्टेड नहीं होते हैं। और यही वजह है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इंग्लिश लिख तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते हैं। तो इन जॉ मसल्स को आपको अडाप्ट करना पड़ेगा, इनका अडाप्टेशन करवाना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज के साथ। और वो कैसे होगा? तो उसका एक बहुत ही उम्दा तरीका है, और वो ये है कि आप अपने पास में एक रिकॉर्डर रखो, आपके मोबाइल फोन को रख लो या कुछ भी रिकॉर्डर रख लो, और उसके अंदर कुछ बोलो। सपोज आपने ये बोला कि आपने ये इमेजिन किया कि मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है इंटरव्यू के अंदर और उस क्वेश्चन का मैं जवाब दे रहा हूं। सपोज आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस, और जो स्क्रिप्ट आपने प्रिपेयर करी थी इसका जवाब देने के लिए, अब आप वो बोल रहे हो ऑफिसर को इमेजिन करते हुए। अब बोलो, अगर आप लड़खड़ा रहे हो बोलते हुए तो लड़खड़ाओ, लेकिन बोलना जारी रखो और अपने बोलने को, अपनी स्पीच को, अपने आंसर को कंप्लीट करो। उसके बाद में अपनी रिकॉर्डिंग को सुनो। अपनी रिकॉर्डिंग शुरू में आप सुनोगे तो आपको बहुत बुरा भी लगेगा। कई बार अपनी आवाज़ सुन के बड़ा ख़राब लगता है कि अरे मैं ऐसे बोलता हूँ, लेकिन परवाह नहीं करना। यहाँ पे आप हो और आपकी आवाज़ है और कोई भी नहीं आपके बीच में। हमको सुधरना है तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी कमी कहाँ है। जब आप उस रिकॉर्डिंग को सुनोगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि यार यहाँ मैंने गलत बोला था, इसको सही कर सकता हूँ, यहाँ सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ मैंने बहुत अच्छा बोला है, ऐसा ही मुझे करना है। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी निकल के आएगी वहाँ से, कुछ बुरी चीज़ें भी निकल के आएगी वहाँ से। सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दोबारा भी अगर आपको लगता है कि सेटिस्फाइड नहीं हो तो तब तक उसको बोलते जाओ जब तक आपको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगे। और इस तरह सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, अलग अलग क्वेश्चंस को या अपने आप में कोई भी बात उठा के इंग्लिश में सिंपली बोलना शुरू कर दो और उसको रिकॉर्ड करो और उस रिकॉर्डिंग को सुनो। अपनी ही रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूं और मुझे क्या सुधार करना है। अगेन आपको कोई टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने टीचर आप खुद बन सकते हो। और इस तरह से आप बार बार जब बोलते रहोगे और अपने आप में सुधार करते रहोगे कि ये जॉ मसल्स अडाप्ट हो चुके होंगे, और जो आपके जॉ मसल्स अडाप्ट हो चुके होंगे, जब आप एसएसबी के अंदर जाओगे और वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी ग्रुप डिस्कशन के अंदर या पर्सनल इंटरव्यू के अंदर इंग्लिश में बोलने की, तो आपको बड़ी आसानी होगी, आपको बड़ा कॉन्फिडेंस फील होगा, क्योंकि जितनी भी बेइज्जती थी वो आपने अपने अंदर ही करवा के देख ली और उस बेइज्जती से उबर कर अपने आप को इम्प्रूव भी कर लिया, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाएगा, आपका स्कोर अच्छा हो जाएगा। तो जॉ मसल्स को अडॉप्ट करना है अगर हमें बोलना है। और देखो फौज में भी यही कहा जाता है, द मोर यू स्वेट इन द पीस द लेस यू ब्लीड इन द बैटलफील्ड। जितना आप शांति काल में पसीना बहाते हो, युद्ध में आपका खून उतना ही कम बहता है। तो ये जो इंग्लिश की प्रैक्टिस मैंने आपको बताई इन शुरुआती 2-3 पॉइंट से और आने वाले 2-1 पॉइंट्स तक मैं बताऊंगा, ये वही शांति काल है जहाँ पे आपको अपना पसीना बहाना होगा। अगर आप सीरियस हो आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए और एसएसबी में इंग्लिश को अच्छे से हैंडल करना चाहते हो, तो आप ये पॉइंट्स को फॉलो करो, ऑनेस्टली फॉलो करो, पसीना बहाओ अपना, परेशानी होगी, सब कुछ होगा, लेकिन जिस दिन एसएसबी में जाओगे
और कॉन्फिडेंटली इंग्लिश बोलोगे तब याद करोगे इस चीज़ को कि हमने ये जो पसीना बहाया था और ये जो रोज़ रोज़ की अपने ही सामने अपनी जलालत सहनी पड़ती थी, ये आज काम आई है हमको और नंबर अच्छे मिलेंगे आपको, रिकमेंडेशन हो सकता है और डेफिनेटली होगा। अगला पॉइंट, स्टार्ट राइटिंग अबाउट द टॉपिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस एंड करंट इवेंट्स मोर एंड मोर। ये तीन चीज़ें करने के साथ साथ आप कुछ ऐसे टॉपिक्स उठाओ, रैंडमली कोई टॉपिक्स उठाओ जो बहुत ट्रेंड में चल रहे हो, जो इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस के हो, जो नेशनल इम्पोर्टेंस के हो, और उन टॉपिक्स के ऊपर छोटे छोटे पैराग्राफ्स लिखो। इससे दो चीज़ होगी, एक अगेन आपका सेंटेंस फ्रेमिंग इंप्रूव होगा और दूसरी चीज़ यहाँ से ये होगी कि आपका करंट इवेंट्स का और इंटरनेशनल रिलेशन का ज्ञान बढ़ेगा। जब आप एसएसबी के अंदर जाते हो तो आप ग्रुप डिस्कशन में जाते हो जहाँ पे आपको कोई टॉपिक दिया जाता है, उसके ऊपर आपको बोलना होता है। लेक्चरेट्स में भी आपको कोई टॉपिक दिया जाता है जिसके ऊपर आपको बोलना होता है। इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी आपसे कई इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट इवेंट्स के बारे में सवाल कर सकते हैं जिसके जवाब आपको देने होते हैं। तो जितना ज़्यादा नॉलेज आपका होता है यहाँ पर आप उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाते हो। पता चला ग्रुप डिस्कशन में आपको इंग्लिश तो बहुत अच्छी थी, लेकिन जो टॉपिक मिला आपने कभी सुना ही नहीं था उसके बारे में, तो आप क्या ही बोलोगे जब आपको टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता। लेक्चरेट में कोई टॉपिक मिला, आपको आइडिया नहीं था उसके बारे में, आप बोल बहुत अच्छा सकते थे, लेकिन क्योंकि आपको कोई आइडियाज़ जनरेट नहीं हो रहे हैं तो अगेन आप बोल नहीं पाए। या इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने भी कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, जो होना चाहिए वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं बोल पाओगे इस बात के बावजूद कि आपकी इंग्लिश अच्छी है, अब आप इंग्लिश हैंडल कर रहे हो। तो ये भी ज़रूरी है कि अपनी इंग्लिश को दुरुस्त करने के साथ साथ समसामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स, करंट इवेंट्स को लगातार इम्प्रूव करते रहो। चैनल पे आसिम सर लेक्चर लेते ही हैं, उनके लेक्चर्स को लगातार देखो, उसी के नोट्स बनाओ और खुद अपने हाथ से भी जब उनके नोट्स बना लो तो उसको एक दिन बंद करके वो टॉपिक लिख के अपने हाथ से भी उसके बारे में लिखो, अपने आप से उसके बारे में लिखो। जब आप बिना देखे अपने आप से उसके बारे में लिखोगे तो जो बात आप लिखोगे वो हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड के अंदर परमानेंटली बैठ जाएगी, आपके सबकॉन्शियस मेमोरी के अंदर, कभी भूलोगे नहीं। और जिस दिन उसकी ज़रूरत होगी वो पॉइंट सारे निकल के आएंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फाइंड द बडीज विद द सेम नीड एंड प्रैक्टिस। यहां पर आप एक बहुत ही ज़बरदस्त काम कर सकते हो। देखो, आप अकेले नहीं हो जो इंग्लिश की परेशानी से जूझ रहे हो, आपके जैसे और भी होंगे, आपको सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपकी लोकेलिटी में, स्कूल में, कोचिंग में या जहाँ पे भी आप रहते हो उसके आसपास या अपनी फैमिली में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लड़के लड़कियां हैं, दोस्त हैं जो आप ही के जैसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, उनको भी मोटिवेट करो यार तुम भी ये सारी चीज़ें फॉलो करो और अपन लोग मिलकर इस चीज़ को करते हैं। तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि आप एक दूसरे के साथ कॉन्वर्जेशन कर सकते हो और वो एक दूसरे के साथ किया हुआ कॉन्वर्जेशन जो है वो बड़ा ही इंस्टेंटेनियस इंग्लिश आपके अंदर डेवलप करेगा कि अचानक किए गए सवाल या अचानक कोई मन में बात आई हो उसको कैसे एक्सप्रेस करना। क्योंकि जब कोई टॉपिक आता है तो हम बहुत कुछ फ्रेम कर लेते हैं उसके बारे में कि भाई ये बोलना है, वो बोलना है, ऐसा बोलना है, लेकिन कभी कभी क्या होता है जनरली जब बातचीत होती है तो बहुत अच्छी इंग्लिश लोग नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि अचानक जवाब देने होते। तो यहाँ पर अगर आपके पास में बडीज आ जाते हैं, आप अपने जैसे कुछ लोगों को ढूंढ लेते हो जो आप ही की तरह एसएसबी का प्रेपरेशन कर रहे हैं पर उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, या एसएसबी का प्रेपरेशन नहीं भी कर रहे हैं पर वो भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, और अगर उनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और वो नहीं भी इंप्रूव करना चाहते तो भी उनको परस्यू करो, उनको कन्विंस करो कि यार तुम भी ये एक्टिविटी करो, मेरे साथ शामिल हो, मेरा भी फ़ायदा होगा, तुम्हारा भी फ़ायदा होगा। और इस तरह के जितने बडीज़ आप इकट्ठे कर सकते हो, ढूंढ सकते हो, अपना एक ग्रुप बनाओ और ये सारी एक्टिविटीज़ को ऑनेस्टली सभी लोग करो। तो जब आपस में आप लोग इंटरेक्शन करोगे, अगेन आपका स्पोकन एबिलिटी ऑफ इंग्लिश बहुत ही बेहतर होने लगेगा। तो इन पॉइंट्स को एक बार और ध्यान से देखो, किताबें पढ़ो, आपके सेंटेंस फ्रेमिंग इंप्रूव होगी, हिंदी पैराग्राफ्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करो और उसको चेक करो, इवैल्यूएट करो, इससे आप अपनी गलतियां निकाल पाओगे और उन गलतियों को धीरे धीरे रेक्टिफाई करना शुरू कर दोगे। अपने आप को एक टॉपिक दो और अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करके सुनो, जिससे आपके जॉ मसल्स एडाप्ट होने शुरू हो जाएंगे और आपका हेजिटेशन भी बोलने का खत्म होने लग जाएगा। करंट इवेंट्स और इंटरनेशनल रिलेशंस के टॉपिक्स को लिखना शुरू करो,
जो सेंटेंस फ्रेमिंग में भी इंप्रूवमेंट लेके आएंगे और आपके नॉलेज को भी बढ़ाएंगे। एंड फाइंड द बडीज विद द सेम नीड इन प्रैक्टिस, जिससे अगेन आपका कॉन्वर्जेशनल स्किल बहुत बेहतर हो जाएगा। अब ये सारी चीजें अगर आप फॉलो करते हो तो जैसे कि मैंने बार बार कहा है कि मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 10 दिन के अंदर अंदर आप इंप्रूवमेंट देखोगे, और जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखोगे अगर आपने ईमानदारी से और पूरी मेहनत से इस एक्टिविटी को 1 महीने चला लिया। मैं बोल रहा हूं ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपनी इंग्लिश को खुद इंप्रूव कर लोगे। लेकिन अब मैं मान रहा हूं कि आपने सारी प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, टू द बेस्ट ऑफ योर कैपेसिटी आपने सारी प्रैक्टिसेस कर ली, और अभी सारी प्रैक्टिसेस करने के बाद रिटन एग्जाम में आप क्वालिफाई हुए, और रिटन एग्जाम में क्वालिफाई होने के बाद आप पहुंच गए एसएसबी में। अब वो जजमेंट डेज आ गए आपके सामने। अब वहां पे इंग्लिश को कैसे हैंडल करना है, ये मैं आने वाली स्लाइड्स में आपको बताऊंगा कि आपने प्रैक्टिस कर ली है अपनी तरफ से। अब वहां पे इंग्लिश के साथ कैसे डील करना है, एक एक करके देखो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, चाहो तो लिख भी लो और बोलते वक्त ही इनकी प्रैक्टिस करना शुरू करो। सबसे पहली चीज है कंट्रोल द रेट ऑफ स्पीच। कंट्रोल योर रेट ऑफ स्पीच। भारत में ये एक मिसकंसेप्शन बन गया है कि स्पीकिंग फास्ट इंग्लिश इज स्पीकिंग गुड इंग्लिश। हाँ, ऐसा हो सकता है, कोई गलत बात नहीं अगर आप बड़ी तेजी से बात करते हो तो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब आप तेज इंग्लिश बोल रहे हो तभी आप अच्छी और सही इंग्लिश बोल रहे हो। और यहां पर मैं एक बार फिर आपका ध्यान उस बात पे लेके आना चाहूंगा कि व्हाट एसएसबी वांट्स इज नॉट फ्लुएंट एंड ब्रिलियंट एंड हाई ओरेटरी स्किल बेस्ड इंग्लिश, बट व्हाट दे वांट इज वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश। तो यहां पे आपको सबसे पहली चीज ये इंश्योर करनी है कि जब आप एसएसबी के प्रोसेस में इंग्लिश बोल रहे हो तो आपका रेट ऑफ स्पीच बहुत लो होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि माय नेम इज मुक्तक सिंह राठौड़ एंड आई लिव इन इंदौर एंड आई एम मास्टर्स इन मिलिट्री साइंस, ये मेरा रेट ऑफ स्पीच बहुत फास्ट है। इस रेट ऑफ स्पीच फास्ट होने की प्रोसेस में हो सकता है कि मैं खुद फंबल कर जाता यहाँ पे इतना बोलने में, जो कि बहुत सिंपल लाइंस हैं और बहुत ही एक ऐसी लाइंस है जो मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, उसमें भी मैं फंबल कर सकता हूँ जब मेरा रेट ऑफ स्पीच बहुत फास्ट होता है। अब इन्हीं लाइंस को अगर मैं ये कहूँ कि माय नेम इज मुक्तक सिंह राठौड़, आई एम फ्रॉम इंदौर एंड आई एम मास्टर्स इन मिलिट्री साइंस, तो यहाँ पे भी मैंने कुछ अलग बात नहीं बोली, मैंने वही की वही बात बोली, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपना रेट ऑफ स्पीच कम कर दिया। तो दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट की है, इसको ध्यान रख लेना। और जब आप इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो रिकॉर्डर में तो यही करना आप कि अपना रेट ऑफ स्पीच जो है वो लो रखना। और धीरे धीरे जब आप रेट ऑफ स्पीच लो रखते हुए बोलना शुरू करोगे तो आप गलतियां नहीं करोगे, आप फंबल नहीं करोगे, आप हर वर्ड को सही तरीके से प्रोनाउंस करोगे। और प्रैक्टिस धीरे धीरे करते 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 आपका रेट ऑफ स्पीच भी ठीक ठाक हो जाएगा, जो कि ज़रूरी होता है। कोई बहुत तेज़ रेट ऑफ स्पीच भी अच्छा नहीं माना जाता स्पोकन इंग्लिश के अंदर। रेट ऑफ स्पीच ऐसा होना चाहिए कि सामने वाला सुन सके और ठीक से उसको समझ सके। तो अपने रेट ऑफ स्पीच को क्या करना है, कंट्रोल करना है। जितना कुछ भी आप बोल रहे हो, रेट ऑफ स्पीच कंट्रोल कैसे करना है वो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा दिया है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ हम आते हैं, और ये दूसरा पॉइंट है फ्रेम द सेंटेंसेस इन माइंड बिफोर यू स्पीक। इससे पहले कि आप बोलो, आप उस सेंटेंस को अपने दिमाग में फ्रेम करो। तो रेट ऑफ स्पीच जब आप कम कर लोगे तो अपने आप ये चीज होने लगेगी। रेट ऑफ स्पीच बढ़ाने में यही एक प्रॉब्लम होती कि जो हमें पता होता है वो तो हम बड़ी तेजी से बोल जाते हैं, लेकिन फिर अचानक कोई ऐसा सेंटेंस आता है जो हम फ्रेम नहीं कर पाते हैं और हम कमिट कर देते हैं उसको बोलने में, और फिर हम बीच में ब्लैंक हो जाते हैं। इसीलिए रेट ऑफ स्पीच धीरे रखोगे तो एक सेंटेंस बोलने और ख़त्म करने के प्रोसेस में दूसरा आप पहले ही सोच पाओगे। और ये आपको करना है कि प्रैक्टिस भी आपको करना है कि जब आप बोलो तो बोलने से पहले दूसरा सेंटेंस अपने दिमाग में फ्रेम करना शुरू कर दो कि अगला सेंटेंस में क्या बोलने वाला हूं। और देखो यही फर्क होता है मदर लैंग्वेज में और फॉरेन लैंग्वेज में, कि हिंदी, जैसे मेरी ही मदर लैंग्वेज हिंदी है, तो जब मैं हिंदी बोलता हूं तो मुझे दूसरा सेंटेंस फ्रेम करने की ज़रूरत नहीं होती कि मेरा दिमाग यहाँ पे सोचता है और मेरा मुंह बोल देता है उसको। आपके साथ भी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर ऐसा ही होता होगा
कि आपके दिमाग में थॉट आता है और आपके वर्ड्स में वो निकल जाता है, एक्सप्रेस हो जाता है। लेकिन ये चीज़ नहीं होती है जब हम कोई फॉरेन लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज हमारे दिमाग में थॉट हमेशा उसी लैंग्वेज में आएगा जो हमारी मदर टंग है, और फिर हमारा दिमाग उसको ट्रांसलेट करेगा, इंटरप्रेट करेगा, और फिर वो हमारे वर्ड से एक्सप्रेस होगा। इसीलिए क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि हमारी इंग्लिश कमज़ोर है, तो हमको इस दूसरे पॉइंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और इसकी प्रैक्टिस सबसे अच्छे तरीके से कैसे हो सकती है? कंट्रोल योर रेट ऑफ स्पीच, धीरे बोलो। जब आप धीरे बोलोगे तो अपने आप अगला सेंटेंस फ्रेम करना शुरू कर दोगे। कि प्रैक्टिस करो। ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा मैच होते हैं और ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तीसरा पॉइंट है डोंट हेजिटेट टू टेक पॉजेस। अब यहां पे बात ऐसी आ गई कि आपने रेट ऑफ स्पीच को भी कम रखा, लेकिन फिर भी अगला सेंटेंस फ्रेम नहीं कर पाए। तो दोस्तों ऐसी सूरत में एसएसबी के प्रोसेस में, चाहे ग्रुप डिस्कशन हो या पर्सनल इंटरव्यू हो या लेक्चरेट हो, आप पॉजेस लेना सीखो। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला कि माय नेम इज मुक्तक सिंह राठौड़, और मेरे को अचानक ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं अगला सेंटेंस क्या बोलूं। अगला सेंटेंस मुझे ये बोलना है कि आई लिव इन इंदौर, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैंने एक पॉज ले लिया। पॉज कैसे लिया जा सकता है? माय नेम इज मुक्तक सिंह राठौड़ एंड आई लिव इन इंदौर। तो ये जो मैंने एंड यूज किया, ये जो वर्ड यूज किया मैंने, ए एन डी, एंड, इस एंड का सहारा लेके मैंने एक पॉज ले लिया। कि आप बोलते बोलते कई बार बोलोगे कि भाई आई लाइक टू ईट आइसक्रीम्स एंड आई ऑल्सो लाइक टू ईट सम अदर थिंग्स। तो यहाँ पे सुनने में बुरा नहीं लग रहा है कि मैं कुछ सोच रहा हूँ और ये कुछ भी गलत नहीं। देखो सामने वाले को ये समझ में आ रहा है कि सोच नहीं पा रहा है, लेकिन आपने उसको बहुत ब्यूटीफुली निभा लिया। या आपने क्या किया, एक वर्ड यूज़ कर दिया, उस वर्ड को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया और उसके सहारे में आपने एक पॉज ले लिया, और उस पॉज के प्रोसेस में आपने अगला सेंटेंस फ्रेम कर दिया और फिर अगला सेंटेंस बोल दिया। तो अगेन, जब आप अपनी स्पीच को रिकॉर्ड करके सुन रहे हो तब ये प्रैक्टिस करना आप, जब आप बोलते रहो और आपको एकदम ध्यान नहीं आए कि यार अगला सेंटेंस मुझे क्या बोलना है, तो कुछ भी आप सपोर्टिंग वर्ड्स यूज़ कर सकते हो। आप एंड यूज़ कर सकते हो, आप लाइक यूज़ कर सकते हो, आप मीन्स यूज़ कर सकते हो। बिल्कुल चुप हो जाने की बजाय कि माय नेम इज़ मुक्तक सिंह राठौड़, आई लिव इन इंदौर, ये बहुत बुरा लगा। लेकिन माय नेम इज़ मुक्तक सिंह राठौड़ एंड आई लिव इन इंदौर, यहाँ पे बुरा नहीं लगा सुनने में। तो इस तरह के पॉजेज लिए जा सकते हैं, और इस तरह के पॉजेज लेके होता क्या है, इस तरह के पॉजेज लेके हम अगला सेंटेंस फ्रेम कर पाते हैं। तो रेट ऑफ स्पीच कम रहेगा, अगला सेंटेंस हम पहले फ्रेम करने की कोशिश करेंगे, और अगर फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं तो हम छोटे छोटे पॉजेज लेंगे, और इन छोटे छोटे पॉजेज को लेकर हम अगले सेंटेंसेस को फ्रेम करके अपनी स्पीकिंग को कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते जाएंगे। तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, बी लाउड एंड क्लियर। देखो, भले ही आप बहुत अच्छा ना बोल रहे हो, मैटर नहीं करता। भले ही आप बहुत अच्छा ना बोल रहे हो, या भले ही ऐसी सिचुएशन उत्पन्न हो जाए एसएसबी के अंदर कि भाई अब तो नहीं हो पा रहा, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे, कोई बात नहीं, हार नहीं मानना, हिम्मत नहीं हारना। जो भी बोलना फिर ऑफिसर से, वो पूरा लाउड, क्लियर और कॉन्फिडेंटली बोलना। सपोज आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है एसएसबी में कि यार इंग्लिश में ठीक से निभा नहीं पा रहा हूँ तमाम प्रैक्टिस के बाद भी, या मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया तो मैं निभा नहीं पा रहा हूँ उसको। तो अगर हिंदी भी बोलते हो तो लाउडली, क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलना, और अगर इंग्लिश भी बोल रहे हो तो भी यही करना है आपको। क्या होता है कि अगर ऑफिसर आपको ठीक से सुन ही नहीं पाया, वो आपको ठीक से सुन ही नहीं पाया, तो आपने कितनी भी अच्छी बात क्यों ना बोल दी हो, अगर वो सुन ही नहीं पाया आपकी बात को, तो वो बात उसके ऊपर क्या ही इंप्रेशन डालेगी जो उसके दिमाग तक पहुंची ही नहीं उसके कानों के थ्रू। इसीलिए लाउड और क्लियर होना है जब भी हम बात कर रहे हो, वहां पे इंटरव्यू दे रहे हो, या लेक्चरेट में हो, या फिर ग्रुप डिस्कशन के अंदर हो। और ये लाउड एंड क्लियर होना कॉन्फिडेंस की भी निशानी है कि ठीक है, इंग्लिश में हमारा हाथ तंग है तो क्या हुआ, हमारे आइडियाज तो अच्छे हैं, हमारे आइडियाज दूसरों से बेहतर भी हैं, तो उन आइडियाज को हम पूरे ऑनर के साथ में प्रेजेंट करेंगे, पूरी ताकत से प्रेजेंट करेंगे, पूरा लाउडली एंड क्लियरली प्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि चिल्लाना शुरू कर देना है। लाउड एंड क्लियर में आपको ये समझना होगा, सामने वाले के कान नहीं फट जाने चाहिए।
तो बी लाउड एंड क्लियर, इतना लाउड और इतना क्लियर कि आपके सामने जो भी बैठा हुआ हो चाहे वो ग्रुप डिस्कशन के अंदर कैंडिडेट्स बैठे हुए हों या फिर इंटरव्यूइंग ऑफिसर बैठे हुए हों, उन तक आपकी बात क्लियरली पहुंचनी चाहिए। उनको आपसे ये पूछने ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए पूछने की कि क्या बोला आपने, प्लीज़ कम अगेन, आई बेग यू पार्डन, व्हाट डिड यू से, ये नहीं होना चाहिए। क्लियरली बोलना चाहिए। और देखो, आप ऑफिसर बनने वाले हो तो ऑफिसर अपने मैन को कमांड करते हैं, तो वो आवाज़ में बुलंदी तो होनी ही चाहिए आपके। तो लाउड एंड क्लियर बोलने की भी प्रैक्टिस आप करो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है तो आप इंग्लिश की प्रैक्टिस करोगे। एंड फिफ्थ, इफ़ यू फंबल अपोलोजाइज एंड कीप स्पीकिंग। तमाम चीज़ों के बाद भी देखो क्या होता है कि वहाँ पे नर्वसनेस होती है, आपने बहुत प्रैक्टिस करी, आप ठीक ठाक परफॉर्म भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपने पॉज भी ले लिया, सेंटेंस भी फ्रेम करने की कोशिश करी, रेट ऑफ स्पीच को भी कम रखा, पर फिर भी फंबल कर गए। ये पॉसिबल है कि हो जाए कि साहब फिर भी फंबल कर गए हम। तो अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना? ऐसी सिचुएशन में हौसला नहीं गिरने देना, क्योंकि एसएसबी के अंदर कहीं ना कहीं ये एसेस किया जा रहा है कि गिरने के बाद आप उठकर दोबारा ताकत से खड़े हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो गिरे ना अपनी लाइफ में, या उस पोजीशन पे आके एसएसबी के अंदर इंटरव्यूइंग ऑफिसर के सामने बैठ के कोई भी ऐसा नहीं होता जो बहुत ही हाई फाई कॉन्फिडेंस के साथ में जाता है। हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ नर्वसनेस होती है, हर कोई थोड़ा बहुत फंबल करता है, हर कोई को कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका कोई अता पता ही नहीं होता है। तो आप यूनिक नहीं हो, आप दूसरों की भी वही हालत है जो आपकी हालत है। तो अगर आप इस प्रोसेस में कहीं फंबल हो जाते हो इंग्लिश बोलने में, कोई गलत वर्ड यूज़ हो जाता है आपसे गलती से, मिस प्रोनाउंसिएशन हो जाता है आपसे, कोई बात नहीं, अपोलोजाइज करो कि सर आई एम सॉरी, आई यूज दिस वर्ड रॉन्गली और आई मिस प्रोनाउंस्ड दिस वर्ड एंड आई वुड कम अगेन and I mean to say that this was the case and that was I was trying to convey। समझे बात को? गलती हो गई है, कोई बात नहीं, ऑफिसर को भी समझ में आ गया कि आपने गलत बोल दिया, आपको भी समझ में आ गया आपने गलत बोल दिया, तुरंत अपोलोजाइज करो। आई बेग योर पार्डन सर, आई यूज दिस वर्ड इनकरेक्टली, आई मिसप्रोनाउंस्ड इट एंड एक्चुअली व्हाट आई वांटेड टू से वाज दिस, जो भी आप बोलना चाहते हो। तो ये बात बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखनी है कि फंबलिंग होगी तमाम प्रैक्टिस के बाद भी, वो जो नर्वसनेस वहाँ पे होती थोड़ी बहुत, जो सबके अंदर नेचुरली होती, वो थोड़ी बहुत फंबलिंग आपसे कराएगी, वो सबसे ही होती, अकेले आपसे नहीं हो रही। तो कोई परेशानी या घबराने की बात नहीं है, अपोलोजाइज करो, करेक्ट करो अपने आप को और आगे बढ़ो। आई गारंटी यू बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है ऑफिसर के ऊपर जब आप अपनी गलती को स्वीकार करते हो, उसको दुरुस्त करते हो, उसको रेक्टिफाई करते हो और आगे बढ़ना शुरू करते हो। ये निशानी है एक ऑफिसर। तो दोस्तों, ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई, इन सारी चीज़ों का, इन सारी बातों को अगर आप ठीक से प्रैक्टिस करोगे तो जैसे कि मैंने बार बार कहा है और वीडियो के एंड होने पर भी मैं यही बात कहूँगा कि आई गारंटी यू कि आपकी इंग्लिश बहुत बेहतर हो जाएगी एंड योर एबिलिटी टू हैंडल इंग्लिश ड्यूरिंग एसएसबी विल बी इम्प्रूव्ड एक्सपोनेंशियली। जय हिंद।